हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज का जो हम लोगों का हेडिंग है वह है पूर्व मध्यकाल 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। तो इसका क्या अर्थ है? इस हेडिंग का यह अर्थ है कि पिछले क्लास में हम लोग दर्शन के विकास को समाप्त कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया है। तो जब हम लोग प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे हम लोग ना तो पूर्ण तरीके से प्राचीन भारत में रख सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से मध्यकालीन भारत में उसे रखा जा सकता है। तो इस वजह से वैसे टॉपिक को पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत अर्थात 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक के काल में रखा गया है। तो इस काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसे कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो यह जो 8वीं सदी से 12वीं सदी तक का जो काल है, तो इसका जो पहला पार्ट है वह है उत्तर भारत और दक्कन अर्थात 3 साम्राज्यों का काल। जो सदी की बात करें तो वह है 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक, और ईस्वी में अगर इसे देखा जाए तो लगभग 750 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो काल है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, तो वह है चोल साम्राज्य, जो लगभग 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का काल है। अगर ईस्वी की बात करें तो लगभग 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य का शुरुआत होगा। अब बात करते हैं कि तीसरे पार्ट की, तो वह है संघर्ष का युग, जो लगभग 10वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, और ईस्वी में बात करें तो लगभग 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। और यही जो जब हम लोग संघर्ष के युग को शुरू करेंगे तो यहीं पर हम लोगों का मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। यहीं पर हम लोग मध्यकालीन भारत को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से, यानी अरबों के आक्रमण से हम लोग शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर गजनी, गौरी, ये सब का जो आक्रमण होगा, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग इसे शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत की। और इसी संघर्ष के युग में फिर क्या होगा कि विभिन्न राजपूत वंश भी जो कि संघर्ष कर रहे थे, तो उन सब को भी हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखें कि इसे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो एक 8वीं सदी से 10वीं सदी, फिर हम लोग इसी के अंतर्गत 9वीं सदी से 12वीं सदी, और उसके बाद फिर 10वीं सदी से 12वीं सदी। तो 8वीं सदी से स्टार्ट किए और 12वीं सदी पर हम लोगों का बहुत सारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि बहुत सारे वन लाइनर किताब में क्या है, या फिर हम कहें कि YouTube पर बहुत सारे एजुकेटर आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर दक्षिण भारत का जो भी वंश है, ठीक है, दक्कन एवं दक्षिण भारत का जो भी वंश है, तो उसे क्या किया जा रहा है कि एक ही साथ पढ़ा दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि पल्लव वंश, चालुक्य वंश, वो दोनों एक समय के थे, जबकि आज जो हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग चोल। तो लेकिन क्या किया जा रहा है कि इन सभी वंशों को, मतलब एक तरह से कहने का मतलब यह हुआ कि दक्षिण भारत के जितने भी वंश हैं उन सभी को एक ही साथ पढ़ा दिया जा रहा है, चाहे एक वंश दूसरे वंश के समकालीन हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे पढ़ाई से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को जान लीजिए। तो इसलिए हम लोगों को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि एक वंश दूसरे वंश के समकालीन हो, उससे उसका रिलेशन होना चाहिए, चाहे वह वंश उत्तर भारत का हो उस काल में, और उसी काल में चाहे वह वंश दक्षिण भारत का ही क्यों ना हो, तो हम लोग एक साथ उसे रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे आज के ही वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए उत्तर भारत की ओर देखा जाए तो यह है प्रतिहार, जिसे गुज्जर प्रतिहार भी बोला जाता है, फिर है पाल वंश, जबकि दक्कन के क्षेत्र में है राष्ट्रकूट। तो लेकिन क्या है कि इन तीनों वंश का एक काल के साथ संबंध है,
जैसे 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक। तो ये अलग बात है कि ये उत्तर भारत के हैं जबकि ये दक्कन के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि कहानी क्लियर हो जाए और कभी भी हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है इस तीनों में से सबसे पहला पार्ट। तो यह पहला पार्ट क्या है? उत्तर भारत और दक्कन, अर्थात 3 साम्राज्यों का काल, जो समय क्या है 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी, और ईस्वी में बात करें तो 750 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि लगभग 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ और उनमें से एक था पाल साम्राज्य। कौन था? उनमें से एक था पाल साम्राज्य, जिसकी 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत कहने का मतलब यह हिस्सा जो है, ठीक है, बंगाल बिहार का जो यह जो हिस्सा है, तो 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत में पाल साम्राज्य का बोलबाला था। ठीक उसी तरह से पश्चिम भारत एवं ऊपरी गंगा घाटी, कहने का मतलब यह पश्चिम भारत एवं ऊपरी गंगा घाटी में 10वीं सदी के मध्य तक प्रतिहार साम्राज्य की तूती बोलती थी। ठीक उसी तरह से दक्कन के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था, जो लगभग 10वीं सदी के अंत तक रहा इनका वर्चस्व दक्कन के क्षेत्र में। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या हुआ कि इसके मैप पे हम लोग लोकेशन को देखें कि पाल का जो लोकेशन क्या था, मतलब पाल का जो 9वीं सदी के मध्य तक जो बोलबाला रहा वह था पूर्वी भारत पर, जबकि प्रतिहार वंश, जिसे गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, तो इनका जो बोलबाला था वह पश्चिम भारत एवं उत्तरी गंगा घाटी के क्षेत्र में लगभग 10वीं सदी के मध्य तक इन लोगों का बोलबाला था इस क्षेत्र में। और इधर जो दक्कन का जो क्षेत्र है, तो इस दक्कन के क्षेत्र में 10वीं सदी के अंत तक इस राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग एक मतलब कि लोकेशन को देख लिए। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग वर्धन वंश को पढ़ चुके हैं। तो वर्धन वंश में हम लोग देखे थे कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो बनाया था वह किसे बनाया था? तो वह कन्नौज को बनाया था। ठीक है, किसे बनाया था? कन्नौज को बनाया था। तो हर्षवर्धन के काल से ही कन्नौज को उत्तर भारत में संप्रभुता का प्रतीक माना जाता रहा था। यानी उसी के काल से इस कन्नौज को उत्तर भारत का संप्रभुता का प्रतीक माना जाता रहा था। और इस कन्नौज की स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी दिल्ली ने बाद में प्राप्त की, क्योंकि जब हम लोग 1200 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि राजधानी दिल्ली सबकी होने लगेगी। तो इसलिए कहा गया है कि इस कन्नौज की स्थिति इस काल में ठीक वैसी ही थी जैसी दिल्ली ने बाद में प्राप्त की थी। तो इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, यानी इसी कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, तो कन्नौज जिसका प्राचीन नाम, अर्थात कन्नौज को पहले क्या कहा जाता था? तो महोदया या फिर महोदया श्री। तो अगर आपसे यह पूछे कि कन्नौज को पहले क्या कहा जाता था या कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था, तो वह होगा महोदया या फिर महोदया श्री। तो इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, इसी कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष कहने का मतलब यानी 3 पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ। और वह 3 पक्ष कौन कौन से थे? तो वह 3 पक्ष थे पाल,
प्रतिहार, जिसे गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसे हम लोग आगे समझेंगे। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। क्यों हुआ यह त्रिपक्षीय संघर्ष? क्योंकि इस कन्नौज पर अधिकार यानी कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर में यह तीनों वंश कन्नौज पर ही क्यों नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे? कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसके वजह से यह तीनों वंश कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो देखते हैं इसके रीजन को। तो कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब यह था कि ऊपरी गंगा घाटी करने का मतलब यह हुआ कि यह जो देखिए ब्लू लाइन जो आया है यह गंगा है, ठीक है। तो ऊपरी गंगा घाटी यानी ऊपर का जो भी यह जो क्षेत्र है, ठीक है। तो कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब यह था कि यह जो ऊपरी गंगा घाटी तथा उसके व्यापार अर्थात इस क्षेत्र का जो व्यापार था एवं प्रचुर कृषि संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेना। कहने का मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र में जो व्यापार होता था और इसी क्षेत्र में जो प्रचुर कृषि संसाधन जो थे उस पर नियंत्रण स्थापित हो जाता अगर कन्नौज पर अधिकार हो जाता तो इतने चीज़ों का लाभ इन लोगों को प्राप्त होता। तो इसी वजह से यह तीनों वंश कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये लोग आपस में संघर्ष करने लगे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है, जो लगभग 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मूल रूप से माना गया है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस कन्नौज के अलावा, ठीक है, इस कन्नौज के अलावा यह जो गुज्जर प्रतिहार है और इधर जो पाल वंश है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच संघर्ष होने का एक और भी वजह था कि इस कन्नौज के अलावा बनारस से लेकर, यह जो बनारस है तो बनारस से लेकर यह दक्षिण बिहार तक का प्रदेश, इसके लिए भी पाल और गुज्जर प्रतिहार के बीच संघर्ष होता रहा। क्यों? क्योंकि इन प्रदेशों के पास भी भरपूर संसाधन थे और इन प्रदेशों की अपनी, कह सकते हैं एक तरह से अपनी समृद्ध परंपराएं थी। तो इसी वजह से इस कन्नौज के अलावा गुज्जर प्रतिहार और पाल दोनों जो है आपस में जो संघर्ष करते थे इस क्षेत्र के लिए भी संघर्ष करते थे। तो ये तो हम लोग देख लिए कि कन्नौज के अलावा जो इन दोनों के बीच और किस क्षेत्र के लिए संघर्ष था, यह तो हो गया, ठीक है, यानी इस दोनों के बीच। अब बात करते हैं कि इस दोनों के बीच, तो इस दो यानी प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच कन्नौज के अलावा और किस क्षेत्र के लिए इन दोनों के बीच टकराव होता था यानी संघर्ष होता था, तो वह था मालवा का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र। अर्थात मालवा और गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट में दोनों में क्या होता था, संघर्ष होते रहता था। तो इस तरह से हम लोग समझे कि यह जो त्रिपक्षीय संघर्ष होने का क्या वजह था और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल हुए थे। तो वह थे पाल वंश, प्रतिहार वंश जिसे गुज्जर प्रतिहार भी बोला जाता है, और राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल हुए। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पाल साम्राज्य की, उसके बाद करेंगे प्रतिहार साम्राज्य और फिर राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पाल साम्राज्य। तो शुरू करने से पहले हम लोग क्या है कि मैप पे कुछ पॉइंट को पहले देखते हैं, तब जाकर क्या होगा कि इसे मतलब पाल साम्राज्य को शुरू करेंगे। और इस तरह से हम लोग मैप से पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि 8वीं सदी से 10वीं सदी के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसे हम लोग मैप से इस तरह से पढ़ेंगे कि ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे लगे कि आंखों के सामने त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है। इस तरह से हम लोग मैप से पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड पर क्या है कि बहुत कुछ बात को लिखा नहीं जा सकता है। तो इस वजह से कहानी को ध्यान से सुनिएगा और मैप को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको लगे कि आपके आंखों के सामने त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, जो 8वीं सदी से 10वीं सदी के बीच में हुआ था। तो ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट यह है कि इधर जो पाल वंश है यानी जो बंगाल के क्षेत्र में जो पाल साम्राज्य है, तो
इसके एक शासक का नाम लिखा गया है वह है धर्मपाल, जिसका मतलब काल शासन काल है वह 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक। ठीक है, अभी जिस जिस पॉइंट को दिखाया जा रहा है उसे आप देखिए। अब बात करते हैं इधर गुज्जर प्रतिहार की, यानी प्रतिहार वंश को ही गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। तो इस वंश के जो दो शासक का यहाँ नाम लिखा गया है वह है वत्सराज, जिसका शासन काल है 775 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक, और दूसरा है नागभट्ट द्वितीय, जिनका शासन काल है 800 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक, जिनकी राजधानी कहाँ थी तो भीनमाल। ठीक है, भीनमाल हम लोग पढ़ेंगे आगे। और इनकी राजधानी कहाँ थी तो मुंगेर। अब बात करते तीसरे वंश की, वह है राष्ट्रकूट वंश, जिनकी राजधानी थी मान्यखेत, या फिर जिसे मालखेड़ भी बोलते हैं या मलखेड़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस राष्ट्रकूट वंश के यहाँ पर दो शासक को दिखाया गया है। एक है ध्रुव, जिनका शासन काल है 779 ईस्वी से लेकर 793 ईस्वी तक, और दूसरा है गोविंद तृतीय, जिनका शासन काल है 793 ईस्वी से लेकर 814 ईस्वी तक। तो अभी आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि वह है कन्नौज, जिसके लिए इन तीनों के बीच संघर्ष हुआ। तो यहाँ पर क्या जो लिखा गया है, यहाँ पर दो ईस्वी लिखा गया है, एक है 790 ईस्वी और दूसरा जो ईस्वी है वह है 806 ईस्वी से लेकर 807 ईस्वी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष को। तो सबसे पहले बात करते हैं पाल साम्राज्य की, जिनकी राजधानी कहाँ थी मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है मुंगेर। ठीक है, तो जो पाल वंश के शासकों की राजधानी थी। तो अब बात करते हैं कि इस वंश के पहले शासक की, अर्थात गोपाल से। गोपाल, जिनका शासन काल था 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक, यानी 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक इनका शासन रहा। तो बात करते हैं कि यह जो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। लेकिन पाल वंश की जो स्थापना गोपाल ने की थी तो वह कोई अपने शक्ति के दम पर नहीं किया था। कह सकते हैं, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि उन्होंने तलवार के दम पर पाल वंश की स्थापना नहीं की थी, बल्कि कहानी यह है कि लगभग 750 ईस्वी के आसपास यह जो बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, यह जो बंगाल का क्षेत्र है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसे आप समझिए। तो लगभग क्या हुआ कि 750 ईस्वी के आसपास इस बंगाल के क्षेत्र में अराजकता फैल गया था। अराजकता कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी नियम कानून ये सब जो है अस्त व्यस्त हो चुका था। ठीक है, कोई भी चीज़ ढंग से नहीं चल रहा था, तो यानी जिसको जैसे मन कर रहा था वैसे जी रहा था। तो वही क्या हुआ कि लगभग 750 ईस्वी के आसपास इस बंगाल के क्षेत्र में अराजकता फैल गई थी। तो उसी अराजकता से तंग आकर उस क्षेत्र के प्रमुख लोगों ने, उस क्षेत्र के अग्रणी लोगों ने, क्या हुआ कि गोपाल को पाल वंश का शासक नियुक्त कर दिया, यानी पाल वंश का राजा मान लिया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पाल वंश के जो शासक गोपाल बने तो वह अपने शक्ति के दम पर नहीं बने, बल्कि उनको आम जनता ने चुना था। जबकि इससे पहले जो हम लोग इतिहास पढ़े थे उसमें अब तक हम लोग कहीं नहीं पढ़े हैं कि किसी भी शासक को आम जनता ने चुना था। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से कहा जा सकता है कि इतिहास के संदर्भ में यह पहली घटना थी कि जिसे आम जनता ने चुनकर गद्दी पर बैठाया था, यानी राजा चुना था। तो यह तो कहानी समझ गए। तो लेकिन जब यह बात अब आती है तो आपके मन में एक ख्याल उठ सकता है कि हो सकता है कि यह जो गोपाल जो था वह मतलब कि एक तरह से कह सकते कि कोई शाही परिवार का होगा, कोई शाही परिवार का सदस्य होगा, इसलिए आम जनता ने यानी प्रमुख लोगों ने इसे शासक बना दिया। जबकि ऐसी बात नहीं है। गोपाल मतलब शाही वंश, मतलब शाही परिवार तो दूर की बात है, यह जो है किसी उच्च परिवार के भी नहीं थे। और ऐसा माना गया है कि गोपाल के जो पिता थे वह सैनिक थे। ठीक है, तो इस तरह से गोपाल का जो संबंध था वह किसी भी ना तो उच्च परिवार से था और ना ही शाही परिवार से था। इनके पिता कौन थे, सैनिक थे। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि यह क्षत्रिय थे। ठीक है,
तो यह तो हुआ कि इनके शासक बनने की घटना को हम लोग समझे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि गोपाल जो थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो शासक बनने के बाद इसने क्या किया कि अपने नियंत्रण में बंगाल का, यह जो बंगाल का जो शासक बना, तो अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया। और बंगाल का एकीकरण करने के बाद इसने बहुत जल्द ही इस बिहार पर भी, यानी इस बिहार को भी अपने अधीन कर लिया। इस बात को आप समझ रहे हैं? तो क्या हुआ कि बंगाल का एकीकरण करने के बाद इसने बिहार को भी अपने अधीन कर लिया। और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो अपनी राजधानी मुंगेर बनाया, जो बिहार राज्य में है, ठीक है। गोपाल ने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो यह बिहार शरीफ कहाँ है? तो यह बिहार शरीफ जो है बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया और इसी बिहार शरीफ का प्राचीन नाम जो था वह ओदंतपुरी ही था, ठीक है। तो ओदंतपुरी को उदंतपुरी भी बोला जाता है या ओदंतपुर भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर उदनापुर भी बोला जाता है। तो यह तीनों नाम को आप ध्यान में रखिएगा। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। कहाँ पर? बिहार शरीफ में। और बिहार शरीफ कहाँ है? तो बिहार राज्य में पड़ता है। और इसी बिहार शरीफ का नाम जो है, प्राचीन नाम जो था वह ओदंतपुरी था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गोपाल से देख लिए महत्वपूर्ण पॉइंट को। अभी क्या है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि 770 ईस्वी में गोपाल के मरने के बाद गोपाल का पुत्र पाल वंश का शासक बना और नाम क्या था? धर्मपाल। धर्मपाल जिनका शासन काल है 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक। तो अब बात करते हैं धर्मपाल की। तो यह पाल वंश का पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक है। तो चलिए अब जब त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया तो चलिए इसे हम लोग मैप से समझते हैं कि कैसे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई और किसने त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गुज्जर प्रतिहार वंश का जो शासक है वह है वत्सराज, जिसका शासन काल है 775 ईस्वी से 800 ईस्वी। और इधर धर्मपाल है जिसका शासन काल है 770 ईस्वी से 810 ईस्वी। और इधर जो राष्ट्रकूट वंश है जिसके जो शासक हैं ध्रुव, जिनका शासन काल है 779 ईस्वी से 793 ईस्वी। तो इन तीनों के शासन काल को जब आप मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान से मैच करने पे क्या होगा कि यह तीनों समकालीन आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ कि यह जो गुज्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वत्सराज, तो इसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए और उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए यह वत्सराज ने क्या किया कि बंगाल पर, कहां पर? इसे ऐसे समझिए, इस बंगाल पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। यानी बंगाल पर इस वत्सराज ने चढ़ाई कर दिया। और जब इसने चढ़ाई किया था तो उस समय पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों के बीच में युद्ध होने लगा, लेकिन दोनों के बीच में कोई निर्णय निकल पाता उससे पहले क्या हुआ कि यह जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे ध्रुव, इस ध्रुव ने क्या किया कि इस ध्रुव ने भी आक्रमण कर दिया। और ध्रुव ने आक्रमण करके इस गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को पराजित कर दिया। तो वत्सराज पराजित होने के बाद यह कहाँ सिमट गए? तो इस राजस्थान के रेगिस्तान में यह सिमटने के लिए विवश हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब इसने इस पर आक्रमण किया तो दोनों के बीच में अभी युद्ध चल ही रहा था, कोई निर्णय नहीं निकला था। और जब तक निर्णय निकलता उससे पहले ही राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने इस प्रतिहार पर आक्रमण कर दिया और वत्सराज को पराजित कर दिया। और पराजित होने के बाद क्या हुआ कि वत्सराज पीछे हट गया। तो पीछे हट गया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ध्रुव ने इसे पराजित करने के बाद फिर धर्मपाल को भी हराया। तो धर्मपाल को हराने के बाद ध्रुव क्या हुआ कि दक्कन की ओर फिर से वापस लौट गया। यानी उसने इस क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया, बल्कि क्या हुआ कि आक्रमण करने के बाद पहले तो इसे हराया, उसके बाद फिर इसने धर्मपाल को हराया और हराने के बाद यह फिर से दक्कन की ओर लौट गया।
तो ध्रुव के दक्कन की ओर लौटने से क्या हुआ कि इस पाल वंश के शासक धर्मपाल के लिए यह जो मैदान था वह क्या हुआ, यह मैदान एक तरह से खुला छोड़ दिया गया। किसके द्वारा? तो ध्रुव के द्वारा। ध्रुव के द्वारा इस पाल वंश के शासक धर्मपाल के लिए यह मैदान खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि ये तो जो है राजस्थान में ही आकर फिर से सिमट गए। ध्रुव जो थे राजस्थान दक्कन में आ गए थे, तो इस वजह से यह मैदान जो है इनके लिए खुला था। तो इसी अवसर का लाभ उठाकर धर्मपाल ने क्या किया कि कन्नौज पर कब्जा कर लिया। और यह जो घटना है, तो यह घटना कब घटी? तो यह 790 ईस्वी में, या जो पहला ईस्वी जो लिखा गया हुआ है 790 ईस्वी में, यानी 790 ईस्वी में ही जो है इन तीनों के बीच जो है युद्ध हुआ था। तो इस घटना को समझने के बाद धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद कन्नौज में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया, और उस शाही दरबार में पंजाब, राजस्थान और भी अलग अलग क्षेत्रों के राजा शामिल हुए, जिन्होंने धर्मपाल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो इस बात को आप समझे कि यह जो है कैसे कैसे यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। तो एक तरह से तब आप यह समझे होंगे कि पाल वंश के तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम किसने भाग लिया था? तो वह धर्मपाल ने लिया था। जबकि गुज्जर प्रतिहार के तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले किसने भाग लिया था? तो वह था वत्सराज। और उसी तरह से राष्ट्रकूट वंश के तरफ से किस शासक ने सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो वह था ध्रुव। तो इस बात को हम लोग समझे, और पहले त्रिपक्षीय संघर्ष को हम लोग देख भी चुके हैं। तो इधर धर्मपाल का कन्नौज पर कब्जा हो गया, इसने शाही दरबार का आयोजन किया, विभिन्न वंश के शासक आए भी जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहां तक की बात हो चुकी है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यहां पर जो है मतलब कब्जा करने के बाद जो है इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में जो है धर्मपाल ने मतलब अपने शासन को अस्थायी रूप से नहीं बना सका था, यानी अपने शासन को अस्थायी नहीं रख पाया था। तो क्या हुआ कि गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के बाद जो यहाँ का शासक बना हुआ था नागभट्ट द्वितीय, जिनका शासन काल है 800 ईस्वी से 833 ईस्वी तक। तो नागभट्ट द्वितीय के शासन काल में क्या हुआ कि गुज्जर प्रतिहार का फिर से भाग्य सूर्य चमक उठा, और इनके भाग्य सूर्य चमकने के बाद क्या हुआ कि नागभट्ट द्वितीय की शक्ति के वजह से धर्मपाल को कन्नौज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो क्या हुआ कि नागभट्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, धर्मपाल कन्नौज से पीछे हटते गया। समझिएगा कहानी को कि नागभट्ट द्वितीय के शासन काल में इसकी शक्ति फिर से जो है मतलब पहले जैसी शक्ति हुई, और यह क्या हुआ कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा, और धर्मपाल क्या हुआ उसकी शक्ति से डरकर कन्नौज से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। तो जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, धर्मपाल यहाँ से क्या हुआ पीछे हटने को मजबूर हो गया, और यह पीछे हटता गया। तो इसी पीछे हटने के क्रम में यह जो बिहार राज्य में जो मुंगेर है, तो इसी मुंगेर के आसपास इन दोनों के बीच जो है दो दो हाथ हुआ। ठीक है, और उस दो दो हाथ में धर्मपाल को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो क्या हुआ कि इस पराजय से अब धर्मपाल का शासन इस क्षेत्र में नहीं रह गया था, बल्कि वह पूर्वी क्षेत्र में ही सिमट गया था। तो नागभट्ट द्वितीय ने इसे पराजित करने के बाद जो है वह कन्नौज पर मतलब कि कब्जा किया, और वह जो काल था वह लगभग 806 ईस्वी से 807 ईस्वी तक। लेकिन क्या हुआ कि नागभट्ट द्वितीय ने इस कन्नौज अर्थात ऊपरी गंगा घाटी के क्षेत्र में अपने नियंत्रण को फैलाता ही कि उससे पहले फिर से क्या हुआ कि राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने, जिनका शासन काल है 793 से 814, तो गोविंद तृतीय ने फिर से क्या हुआ कि कन्नौज के नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, जिसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था और अपने नियंत्रण को फैलाने के लिए सोच रहा था। लेकिन नियंत्रण फैलाने से पहले ही राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने इस नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण किया, और क्या हुआ कि इस नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। किसने? गोविंद तृतीय ने।
तो पराजित होने के बाद फिर से वत्सराज की तरह ही नागभट्ट द्वितीय ने इस क्षेत्र से वापस राजस्थान के क्षेत्र में आ गया। और लेकिन राष्ट्रकूट के जो शासक गोविंद तृतीय जो थे वह भले ही इस पर जो है मतलब कि नागभट्ट द्वितीय को हरा दिए, लेकिन फिर क्या हुआ, हराने के बाद यह फिर से दक्कन के क्षेत्र में वापस लौट गए। और ऐसा माना जाता है कि ये जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, इन लोगों का जो मुख्य लक्ष्य जो था वह मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना था। इसलिए वो लोग बार बार जीत कर जो है वह वापस लौट जाते थे दक्कन की ओर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि इनकी जो शुरुआत में जो मंशा थी कन्नौज पर अधिकार करने का, तो उसे क्या हुआ, यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने होने नहीं दिया था। और यह दोनों ईस्वी को हम लोग देखें कि पहला जो घटना जो घटा था वह 790 ईस्वी में घटा था, और दूसरा जो घटना घटा था वह घटा था 806 ईस्वी, 806 से 807 ईस्वी में। तो इधर जो है पाल की तरफ से दोनों समय जो है धर्मपाल ही शासक थे, लेकिन गुज्जर प्रतिहार की तरफ से दो अलग अलग शासक थे। उसी तरह से राष्ट्रकूट के भी दो अलग अलग शासक थे इस त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, उसी तरह से अब यह संघर्ष आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर तो हम लोग देख लिए कि यह नागभट्ट द्वितीय तक तो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि धर्मपाल को परम सौगात भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 11वीं सदी के गुजराती कवि जिनका नाम है शोढल, तो शोढल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। धर्मपाल ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में विक्रमशिला महाविहार अर्थात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद जो है दूसरी सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने। कहाँ पर, तो भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पड़ता है, तो बिहार राज्य में पड़ता है। उसके बाद क्या है कि धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का भी निर्माण करवाया था, जो पहाड़पुर में पड़ता है। ठीक है, पहाड़पुर के क्षेत्र में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, जो बंगाल और कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र में जो है यह जगह पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान करवाया था। यह बात हमें कहाँ से पता चलती है, तो वह कुछ तिब्बती वृत्तांतों के द्वारा जो है हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान करवाया था, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से उत्थान करवाया था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए इन्होंने 200 गांवों की आमदनी दान में दे दी थी। किसने दी थी, तो धर्मपाल ने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग धर्मपाल से समझे और इस त्रिपक्षीय संघर्ष के शुरुआत को भी हम लोग समझे, और किस किस वंश के शासक के साथ लड़ाई हुआ यह भी हम लोग देखे। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग इसे रिलेट कर कर नहीं पढ़ेंगे कि पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, अगर इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप कभी भी इसे समझ पाइएगा, कभी भी नहीं समझ पाइएगा, और कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि धर्मपाल की मृत्यु के बाद धर्मपाल का पुत्र देवपाल पाल वंश की गद्दी पर बैठा, जिनका शासनकाल था 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक। यह इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, क्योंकि इन्होंने साम्राज्य का अधिक विस्तार किया, यानी पाल वंश का सबसे अधिक विस्तार किया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि देवपाल ने प्राग ज्योतिषपुर अर्थात असम, यानी इस बंगाल के बाद जो इधर का जो क्षेत्र जो है वह असम है। ठीक है, तो असम एवं उड़ीसा, और ऐसा माना गया है कि नेपाल के आधुनिक जो नेपाल है, या जो आधुनिक नेपाल है, तो उस आधुनिक नेपाल के कुछ भागों पर भी इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने, तो देवपाल ने। उसके बाद फिर क्या है कि देवपाल के समय पाल वंशों का जो था वह दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा था। तो वह देवपाल के समय से ही नहीं रहा था, बल्कि इनके पहले से ही रहा था। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो है दक्षिण है, ठीक है, और इधर जो पूर्व है, तो यही दक्षिण पूर्वी एशिया का जो यह जो क्षेत्र है, तो इसी दक्षिण पूर्वी एशिया से इस पाल वंश के शासक का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। ठीक है, लेकिन इस देवपाल से क्या मतलब कि संबंध है इस क्षेत्र से विशेष रूप से, तो वह यह है कि इधर जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र था, तो उस दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में, यानी जिस समय पाल वंश
के शासक इधर राज कर रहे थे, तो उस समय इस दक्षिण पूर्वी एशिया में जो था वह शैलेंद्रों के साम्राज्य का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? शैलेंद्रों के, यानी शैलेंद्र वंश था। तो उसी का जो है इस क्षेत्र में यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में वर्चस्व था। और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र को जो है स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो शैलेंद्रों के साम्राज्य का जो यह वर्चस्व था, तो वह कौन कौन से द्वीप पर था? क्योंकि इधर तो द्वीप आएगा, तो वह कौन कौन सा द्वीप था? तो जैसे जावा, सुमात्रा, मलाया आदि और भी जो आसपास के द्वीप थे, तो उन सभी द्वीपों पर जो है शैलेंद्र के साम्राज्य का वर्चस्व था। कहने का मतलब शैलेंद्र वंश के शासकों का वर्चस्व था इन सभी द्वीप पर। तो क्या हुआ कि इसी शैलेंद्र वंशी शासक जिनका नाम था बालपुत्र देव, जो कहाँ के शासक थे? तो यही जावा, सुमात्रा, मलाया, इस सभी द्वीप के शासक थे। कहने का मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशिया के शासक थे, अर्थात शैलेंद्र वंश के शासक थे, जिनका नाम था बालपुत्र देव। तो बालपुत्र देव ने नालंदा में, नालंदा यानी बिहार राज्य में जो पड़ता है, तो नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। किसके आदेश पर, यानी किसके अनुरोध पर? तो देखिए, इस कहानी को ऐसे समझिए कि यह जो शैलेंद्र वंश के जो शासक थे बालपुत्र देव, तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने देवपाल से अनुरोध किया कि हम जो है बिहार राज्य के नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाना चाहते हैं। तो इन्हें अनुमति तो मिल गई और इस वजह से इन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। लेकिन फिर इसने क्या किया कि इसने देवपाल से एक और अनुरोध किया, कि वह अनुरोध यह था कि वह जो नालंदा में जो इन्होंने, यानी बालपुत्र देव ने जो महाविहार नालंदा में जो बौद्ध विहार जो इन्होंने बनाया, तो उस बौद्ध विहार के खर्च के लिए इन्होंने 5 गांव दान में देने का अनुरोध किया। अर्थात 5 गांव की आमदनी दान में देने का अनुरोध किया था। किससे? देवपाल से। और देवपाल ने इसके अनुरोध को मान लिया था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे पाल वंश के शासकों के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के शासकों का जो है व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। अब बात करते हैं कि देवपाल की मृत्यु जो 850 ईस्वी में हो जाती है। तो देवपाल की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि ये पाल वंश का एक तरह से क्या होने लगा? ह्रास होने लगा, यानी अवनति होने लगी। और एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 8वीं सदी के मध्य से लेकर 9वीं सदी के मध्य तक इस पूर्वी भारत में पाल वंश का वर्चस्व था। तो इसीलिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि 9वीं सदी के मध्य तक, तो इन लोगों का मुख्य रूप से वर्चस्व था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इधर जो है प्रतिहार वंश के जो शासक थे महेंद्र पाल, तो उन्होंने क्या हुआ कि आक्रमण किया और इनके क्षेत्रों पर मतलब कब्जा कर लिया था। उत्तरी बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में उसने कब्जा कर लिया था। वह जब हम लोग प्रतिहार वंश को पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से देखेंगे। तो क्या हुआ कि 9वीं यानी इनके देवपाल के मरने के बाद क्या हुआ कि पाल वंश का जो है एक तरह से अवनति होने लगा। फिर क्या हुआ कि लगभग 988 ईस्वी, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 10वीं सदी के अंत में महिपाल प्रथम जो पाल वंश के शासक थे, तो इस महिपाल प्रथम के समय में पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ। यानी एक तरह से इन लोगों का कह सकते कि फिर से उदय हुआ, क्योंकि यह लोग जो थे इससे पहले एक तरह से एक क्षेत्र में सिमट कर रह गए थे। तो इनके समय में पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ और इन्होंने क्या किया? महिपाल प्रथम ने इन्होंने संपूर्ण बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि इसके उत्तराधिकारी जो हुए वह कमजोर हुए। तो इसी वजह से बंगाल में पाल वंश के बाद इधर सेन वंश का उदय हुआ और सेन वंश ने क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है बंगाल पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और उसी समय फिर क्या हुआ कि कन्नौज के जो गढ़वाल वंश के शासक थे, जो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिहार वंश के जो है पतन के बाद जो है विभिन्न राजवंशों का जो स्वतंत्र रूप से उदय हुआ, जिसमें से एक थे कन्नौज के गढ़वाल वंश। तो उस कन्नौज के गढ़वाल वंश ने क्या किया कि इस पाल वंश के शासकों को बिहार से मतलब भगा दिया। तो इस तरह से इस वंश के अंतिम शासक जो थे गोविंद पाल थे। लगभग 1160 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद पाल साम्राज्य का
समाप्त हो गया, यानी पाल साम्राज्य का पतन हो गया पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके कहानी को समझे। अब बात करते हैं कि कुछ और भी पॉइंट, वह यह है कि जैसे कि हम लोग देखें कि 8वीं सदी के मध्य से लेकर 9वीं सदी के मध्य तक पाल वंश का पूर्वी साम्राज्य में वर्चस्व था। तो उसी 9वीं सदी के मध्य में एक अरब व्यापारी जिनका नाम था सुलेमान, वह भारत आया था। तो इन्होंने क्या किया कि पाल वंश के शक्ति का वर्णन किया था। तो वह क्या था कि इन्होंने, यानी सुलेमान ने, जो एक अरब व्यापारी थे, तो पाल राज्य को रूहमा या फिर धर्मा नाम से संबोधित किया, जो धर्मपाल का एक तरह से संक्षिप्त रूप है। तो इनके अनुसार ऐसा मानना था कि यह त्रिपक्षीय संघर्ष भले ही हो रहा था, लेकिन पाल वंश के शासकों की जो शक्ति थी वह इनके विरोधियों की शक्ति से कहीं ज़्यादा थी। इनका ऐसा मानना था कि, यानी सुलेमान के द्वारा जो हमें पता चलती है, इनके यात्रा विवरण से जो हमें पता चलती है, वह यह है कि पाल वंश के जो शासक थे वह अपने 50,000 हाथी के सेनाओं के साथ चलते थे। ठीक है, और इनके सेना में जो थे वह लगभग 10,000 से लेकर 15,000 तक कपड़े धोने वाले व्यक्ति थे और चूनन देने का काम करते थे। तो इस तरह से इन्होंने पाल वंश के जो है मतलब शक्ति का जो है मतलब विवरण किया है। अब बात करते हैं हम लोग कि कुछ तिब्बती वृत्तांत के अनुसार जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह यह है कि संत रक्षित एवं दीपांकर, ठीक है, जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें अतीश भी कहा जाता है, तो इनको जो है तिब्बत में आमंत्रित किया गया था और यह तिब्बत गए भी और वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के एक नए रूप का इन्होंने प्रचार किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि तिब्बत के भी बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ नालंदा और जो है ये विक्रम विश्वविद्यालय में जो है पढ़ने के लिए जो है आए। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए कि पाल वंश के जो है हम लोग इन पॉइंट को भी हम लोग कवर किए। इस तरह से हम लोगों का आज पाल वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।